हेलो बच्चों, कैसे हो? सब स्वस्थ होंगे? अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज हम समकालीन विश्व की राजनीति, जो कक्षा 12 की प्रथम बुक है, उसमें हम पहले अध्याय को पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने 2 वीडियो बना लिए और दोनों वीडियो में लगभग सारे पार्ट को कवर कर लिया गया है। लेकिन हमारे पाठ के अंतर्गत किताब के अंदर कुछ व्यक्तित्व जो प्रसिद्ध है, जैसे कि पहला अध्याय हमारा 2 ध्रुवीयता का अंत है। इस 2 ध्रुवीयता के अंत से जुड़े जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनके बारे में, उनकी प्रसिद्धि के कारण क्या है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा है और फोटो भी उनकी दे रखी है। तो आज हम इस वीडियो में पहले अध्याय का लास्ट वीडियो रहेगा, ये तीसरा भाग है। और इसमें आज हम देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख जो शब्दावली और महत्वपूर्ण इस पाठ का जो सारांश है हमारे परीक्षा उपयोगी के लिए, उन सबको कवर करेंगे ताकि आप परीक्षा में छोटे से छोटे प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सको और अच्छे से समझ सको। तो हम चित्र सहित किताब में सब कुछ दे रखा है, लेकिन हम यहाँ चित्र सहित आपको याद रहे और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को ही देखेंगे। साथ ही साथ चित्र के साथ कुछ चीज़ें लिखी हुई है और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है, उनका भी हम जिक्र करेंगे। तो चलते हैं बच्चों आगे और हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब सबसे पहले जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है सोवियत संघ के नेता, उनमें पहला नाम आता है व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के नाम से याद रखना है। और इससे पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए उपयोगी, वो हम देखते हैं कि एक तो इनका सबसे प्रमुख है, वो है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बताना आपको लेनिन। 1917 की रूसी क्रांति के नायक भी लेनिन रहते हैं और क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक और अध्यक्ष भी लेनिन ही रहते हैं। सोवियत संघ के नेता जो लेनिन है, ये 1917 से 1924 तक राष्ट्रपति रहते हैं और पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत लेनिन को माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको किस किस का ध्यान रखना है? एक तो आपको ध्यान रखना है संस्थापक, एक 1900 रूस की क्रांति का, और सोवियत समाजवादी गणराज्य संस्थापक, और पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। लेनिन हो गया आपका। लेनिन के बाद में आता है सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन। स्टालिन के संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे और सोवियत संघ की मजबूती बनने के दौर में इन्होंने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नेतृत्व किया था 1924 से लेकर 1953 तक। कब से लेकर? 1924 से 1953। औद्योगिकरण को तेज़ी से बढ़ावा दिया इन्होंने और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया। साथ में दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय भी जोसेफ स्टालिन को दिया जाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि सोवियत संघ के वो नेता या राष्ट्रपति कौन था जो खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया था? तो आपको बताना है जोसेफ स्टालिन। कौन था? जोसेफ स्टालिन। ठीक है बच्चों, आगे चले। जोसेफ स्टालिन के बाद में आता है आपके सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव के बारे में आपको ध्यान रखना है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहते हैं 1953 से 64 तक रहते हैं। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक रहे हैं। 1956 में सुधार जो लागू किए और पश्चिमी के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान में क्या रखना है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का
शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव किसने रखा या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? निकिता क्रुश्चेव ने। निकिता क्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा या ये नीति अपनाई थी, इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, हंगरी के जन विद्रोह के दमन के समय भी राष्ट्रपति कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गई, क्यूबा कर लेना बेटा, क्यूबा। क्यूबा का आपको पता होगा ही, क्यूबा का संकट जो उत्पन्न हुआ था, क्यूबा का मिसाइल संकट, वो किसके समय हुआ था? निकिता क्रुश्चेव के समय ही हुआ था। 1961-62 के दौरान जो क्यूबा का मिसाइल संकट था वो किसके समय हुआ? निकिता क्रुश्चेव के समय। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम। इसके बाद में आता है आपके सोवियत संघ के नेताओं में लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव, इसमें विशेषकर आपको जो ध्यान में रखना है वो है एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? किसने दिया था? ब्रेजनेव ने। तो हम उसको भी देख लेते हैं। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहते हैं ये 1964 से 82 तक, और एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देते हैं। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन इसी के समय होता है, और अफगानिस्तान पर आक्रमण जो सोवियत संघ के द्वारा किया जाता है 1979 में, उस समय सोवियत संघ के नेता कौन होते हैं? ब्रेजनेव ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन नेताओं के साथ ये विशेष कर दिया हुआ है, आपकी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हो। मैंने यहाँ पर चुनकर टेक्स्ट के रूप में लिखकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ऐसे बाहर कहीं कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यहीं से आपके छोटे प्रश्न बनते हैं, बड़े प्रश्नों में भी आपके सहयोग करेंगे ये। तो आपको विशेषकर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझना है। आगे चलते हैं हम। इसके बाद में सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी हमने जान लिया था, और सोवियत संघ के ये अंतिम राष्ट्रपति होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति होते हैं, और इन्होंने एक नीति अपनाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। इनके बारे में हमने पहले जान लिया था कि पुनर्रचना और खुलेपन की नीति को ही पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्त की नीति कहा जाता है, जिसके तहत क्या किया जाता है? आर्थिक और राजनीतिक सुधार इन्होंने शुरू किया था। अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी उस पर इन्होंने रोक लगाई, और अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने क्या वापस बुलाए? सेना। बेटा यहाँ पर सेना है, सेना पढ़ना आपको। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से जो सोवियत संघ ने पहले सेना लगा रखी थी, उस सेना को इन्होंने वापस बुलाया था। आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन सा ऐसा नेता था जिन्होंने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत संघ की सेना को वापस बुलाई। वो है मिखाइल गोर्बाचेव। साथ में जर्मनी के एकीकरण में सहायक भूमिका रहती है इनकी। विशेषकर जो इम्पोर्टेंट हो वो ये ध्यान में रखना, शीत युद्ध समाप्त किया किसके समय हुआ? मिखाइल गोर्बाचेव के समय। और सोवियत संघ के विघटन का आरोप भी किस पर लगा है? मिखाइल गोर्बाचेव पर ही लगा है। इन्होंने आर्थिक सुधार हेतु काफ़ी पहल किए, लेकिन वो नाकामयाब हुए, और उस वजह से सोवियत संघ बिखर गया था। तो ये एक आरोप भी लगता है, और इन्हीं के समय शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, और दो ध्रुवीयता का अंत भी इन्हीं के समय हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। जैसा कि हमने ये देख लिया, अब लास्ट है ये सोवियत संघ के नेता बोरिस येल्त्सिन। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसका अंतिम राष्ट्रपति हमने मिखाइल गोर्बाचेव देख लिया, तो फिर उसके उत्तराधिकारी के रूप में कौन रहता है? रूस। और रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन है? बोरिस येल्त्सिन। ये गत वर्ष का जो परीक्षा हुआ था बोर्ड का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किसने निभाई थी। तो ये प्रश्न आपके आया हुआ था, बोरिस येल्त्सिन। तो आपको ध्यान में रखना है, आपकी बार पूछा जा सकता है कि रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन है? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है। ये 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व भी करते हैं। आगे चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं, ये आपके पार्ट पहला जो अध्याय है उसमें शुरू का जो पेज है, दो ध्रुवीयता का अंत है, उसकी दाहिनी ओर ये चित्र दिया हुआ है, बर्लिन की दीवार, इसको तोड़ते हुए व्यक्तियों को भी दिखाया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है? पहला तो ये ध्यान में रखना है कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया
और साम्यवादी दुनिया के बीच क्या थी, विभाजन का प्रतीक थी। तो क्या ध्यान में रखना है कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक कौन थी, बर्लिन की दीवार। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि बर्लिन की दीवार को कब खड़ी की गई थी। तो 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी और ये दीवार जो थी ये पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ठीक है, ध्यान में ये भी रखना है कि इस जो बर्लिन की दीवार की लंबाई थी वो कितनी थी, 150 किलोमीटर। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। कितने वर्षों तक, 28 वर्षों तक खड़ी रहती है और इसको बाद में 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया जाता है। तो बर्लिन की दीवार को तोड़ना या बर्लिन की दीवार को गिरा देना कब, 9 नवंबर 1989 को। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बर्लिन की दीवार से संबंधित। इसको शीत युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है और पूंजीवादी दुनिया साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक भी माना जाता है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, 1961 में। कब गिरा दिया गया, 9 नवंबर 1989 को। कितने वर्षों तक खड़ी रही, 28 वर्षों तक। कितने किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर। तो बच्चों ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का पहला अध्याय कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। हमने पहले अध्याय जो 2 ध्रुवीयता का अंत है उसको अच्छी तरह समझ लिया है, पॉइंट टू पॉइंट परिभाषित कर लिया है और हमने पाठ के शुरुआत से लेकर के ध्रुवीयता के अंतर्गत सोवियत प्रणाली क्या थी, विघटन के कारण क्या रहे, परिणाम क्या रहे, उस साम्यवादी के बाद शॉक थेरेपी क्या थी, उसके भी क्या कारण, विशेषताएं और परिणाम, इन सब को हमने अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट देख लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है। साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति दे रखे थे उनके बारे में भी हमने अच्छी तरह समझ लिया है और साथ में जो भी कोई भी अगर मानचित्र या कोई भी चित्र दिया हुआ है उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न बन सकता है तो उसको भी मैंने कवर कर लिया गया। तो आप निश्चिंत रहिए, आप क्लास के दौरान पढ़ रहे होंगे, वहाँ पढ़ने के बाद एक बार आप इस वीडियो को पढ़ो, यहाँ से कुछ चीज़ें लिखने योग्य हो तो आप नोट्स के रूप में लिख लो और आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और परीक्षा में आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाओगे और अच्छी तरीके से प्रश्नों को समझते हुए उनका सही आंसर दे पाओगे। ओके, धन्यवाद।